14 फरवरी 2019 जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। एक बिल्कुल सामान्य सा दिन लग रहा था। बिल्कुल सामान्य। सीआरपीएफ का एक बहुत बड़ा काफला, करीब 78 गाड़ियां और 2500 से ज्यादा जवान, सब अपनी छुट्टियां बिताकर वापस ड्यूटी पर लौट रहे थे। और मौसम भी एक फैक्टर था। भारी बर्फबारी हुई थी कुछ दिन पहले, तो हाईवे बंद था। इसी वजह से उस दिन काफिला इतना बड़ा था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। और शायद इसी नॉर्मल माहौल ने सबको बेखबर रखा था। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में भारत की तारीख हमेशा के लिए बदलने वाली है। दोपहर के करीब 3:15 बजे होंगे। काफिला पुलवामा के लेथपोरा से गुजर रहा था और तभी एक सर्विस रोड से एक लाल रंग की मारुति इको कार तूफान की रफ्तार से निकलती है और हाईवे पर चढ़ जाती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो कार सीधे काफिले के बीच चल रही एक बस में जा टकराती है। बस का नंबर था HR 49F0637। और फिर एक भयानक धमाका। भयानक भी शायद छोटा शब्द है। उसकी गूंज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। 200 किलो से ज्यादा विस्फोटक। बस के परखच्चे उड़ गए। और ये साफ था, ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी एक बेरहम साजिश थी। आज हमारे पास जो भी रिपोर्ट्स और सूत्र हैं, हम उन्हीं के आधार पर इस पूरी साजिश की गहराइयों में उतरेंगे। और ये कहानी सिर्फ उस हमले की नहीं है, ये कहानी उसके बाद शुरू हुई उस खुफिया जंग की है जो हमारी एजेंसियों ने लड़ी। बिल्कुल। सवाल बहुत बड़े थे। इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच वो कार काफिले तक पहुंची कैसे? और सबसे बड़ा सवाल, जब हमलावर से लेकर गाड़ी तक हर सबूत, सब कुछ राख हो चुका था, तो NIA ने एक ब्लाइंड केस को आखिर सुलझाया कैसे? चलिए वहीं से शुरू करते हैं, धमाके के ठीक बाद के मंजर से। वो मंजर कल्पना से भी परे था। काफिले की जो दूसरी गाड़ियां थीं, उनमें बैठे जवानों को पहले तो लगा कि शायद आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी है। उन्होंने तुरंत अपनी पोजीशन ले ली, जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हो गए। लेकिन वहां कोई गोली नहीं चल रही थी। नहीं, वहां सिर्फ एक अजीब सी खामोशी थी। धुएं का एक गुबार था और उस खामोशी को चीरती हुई दर्दनाक चीखें। वो बस जिसमें 76वीं बटालियन के जवान थे, वो बस अब बस नहीं थी। वो लोहे और मांस के एक ढेर में बदल चुकी थी। इस हमले में हमने अपने 40 बहादुर जवान खो दिए। और पूरे देश में एक लहर दौड़ गई। गुस्सा था, दुख था, बदले की आग थी। सरकार पर जबरदस्त दबाव था। और इसी माहौल में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA की टीम घटनास्थल पर पहुंचे। और उनके सामने जो चुनौती थी, आपने उसे ब्लाइंड केस कहा। इसका मतलब क्या है? मतलब जब जांचकर्ता ऐसी जगह पहुंचते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो वो शुरुआत करते कहाँ से हैं? ब्लाइंड केस किसी भी जांच एजेंसी के लिए आप कह सकती हैं एक बुरे सपने जैसा होता है। इसका सीधा सा मतलब है आपके पास शुरू करने के लिए कुछ भी नहीं है। हमलावर आदिल अहमद दार, वो एक आत्मघाती हमलावर था, मौके पर ही मारा गया। और गाड़ी का तो ऐसा हाल था कि उसका मॉडल तक पहचानना मुश्किल था। कोई चश्मदीद नहीं, कोई सुराग नहीं। आप सचमुच अंधेरे में तीर चला रहे होते। तो ऐसे सिचुएशन में NIA करती क्या है? पहला कदम क्या होता है? सबसे बेसिक काम, वो घंटों तक, कई बार तो दिनों तक घटनास्थल का चप्पा चप्पा छानते हैं। NIA की टीम ने भी यही किया। मतलब मलबे का हर एक टुकड़ा, धातु का हर हिस्सा, वो सब कुछ उठा रहे थे, बस एक उम्मीद में कि शायद कोई एक चीज मिल जाए जो उन्हें कहीं ले जा सके। और फिर उन्हें वो चीज मिली। हाँ। घंटों की मशक्कत के बाद मलबे के ढेर में दबा हुआ, जला हुआ धातु का एक छोटा सा टुकड़ा। क्या था वो? पहली नजर में तो वो बिल्कुल बेकार लग रहा था, लेकिन जब उसे साफ किया गया तो पता चला कि वो उस मारुति इको के शॉक अब्जॉर्बर का एक हिस्सा है। एक मिनट, बस एक शॉक अब्जॉर्बर का टुकड़ा? मुझे तो ये नामुमकिन सा लग रहा है। इस एक टुकड़े से वो पूरी साजिश तक कैसे पहुंच सकते थे? यहीं पर फोरेंसिक साइंस और जो पुरानी डिटेक्टिव वाली मेहनत होती है, वो काम आती है। अच्छा। उस छोटे से टुकड़े पर आग से धुंधला पड़ चुका एक नंबर था। वो कार के चेसीज और इंजन नंबर का एक हिस्सा था। ओके। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए उस नंबर को पढ़ने लायक बनाया। और बस यही वो पहली कड़ी थी जिसने इस अंधेरे केस में रोशनी की एक किरण दिखाई। कमाल है। तो उस नंबर से फिर क्या पता चला? NIA ने फौरन मारुति सुजुकी के इंजीनियरों से कांटेक्ट किया। उस नंबर के आधार पर उन्होंने अपने फैक्ट्री के रिकॉर्ड्स खंगाले और बताया कि ये कार 2011 में बनी थी और पहली बार अनंतनाग के एक शोरूम से बेची गई थी। लेकिन यहां कहानी और उलझ गई। कैसे? पता चला कि पिछले 8 सालों में
ये कार 7 बार बिक चुकी थी, 7 अलग अलग मालिक। ओहो, अब एनआईए के सामने काम था इन सभी 7 मालिकों को ढूंढना और उनसे पूछताछ करना। हाँ, और ये बहुत बड़ा और थका देने वाला काम था। टीम एक एक करके हर मालिक तक पहुंची, कागजात चेक किए और उस चेन को फॉलो करते रहे। और वो 8वें मतलब आखिरी मालिक तक पहुंच गए और वहीं जाकर उन्हें वो लिंक मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। कौन था वो? उन्होंने पाया कि हमले से ठीक 10 दिन पहले 4 फरवरी 2019 को ये कार सज्जाद भट्ट नाम के एक लड़के ने खरीदी थी। और जब एनआईए की टीम सज्जाद के घर पहुंची, वो फरार हो चुका था। उसका गायब होना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि वो इस साजिश का हिस्सा है। तो एक प्यादा तो पकड़ में आ गया, लेकिन ये भी साफ था कि सज्जाद भट्ट जैसे लड़के इतने बड़े हमले को अकेले अंजाम नहीं दे सकते। बिल्कुल नहीं। असली मास्टरमाइंड तो कोई और था जो पर्दे के पीछे बैठा था। हाँ, शक तो जैश-ए-मोहम्मद पर ही था, लेकिन शक को सबूत में बदलना जरूरी था। और वो सबूत कहाँ से मिला? वो सबूत मिला एक दूसरी बिल्कुल अलग घटना से। ये जांच चली रही थी कि मार्च 2019 में, यानी हमले के करीब 1 महीने बाद, सुरक्षा बलों के आतंकियों के साथ एक मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में जैश के कुछ टॉप कमांडर मारे गए। और उनके पास से जरूर कुछ मिला होगा। उनके पास से एक टूटा हुआ मोबाइल फोन बरामद हुआ, स्क्रीन टूटी हुई, बॉडी डैमेज्ड, मतलब कोई भी उसे कचरा समझकर फेंक देता। लेकिन एजेंसियों ने ऐसा नहीं किया। नहीं, उन्होंने इसमें एक मौका देखा। उस फोन को दिल्ली भेजा गया, CARTN के एक्सपर्ट्स के पास। CARTN यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, भारत की टॉप साइबर एजेंसी। जी, और सवाल यह था कि क्या वो उस टूटे हुए फोन से कुछ निकाल पाएंगे? और जवाब ने सबको हैरान कर दिया। वो सिर्फ कुछ नहीं बल्कि सब कुछ निकाल पाए। जब उस फोन का डेटा रिकवर हुआ तो NIA के जांचकर्ताओं के होश उड़ गए। ऐसा क्या था उस फोन में? वो फोन तस्वीरों, वीडियोस, व्हाट्सएप चैट्स और वॉइस नोट्स का खजाना था। उसने पूरी साजिश की एक एक परत खोलकर रख दी। उस फोन ने बताया कि इस हमले का मास्टरमाइंड कौन था। कौन था वो? उसका नाम था उमर फारूक, और वो कोई आम आतंकी नहीं था। वो जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का सगा भतीजा था। मसूद अजहर का भतीजा मतलब एक हाई प्रोफाइल आतंकी। बिल्कुल। उसे खास तौर पर इसी मिशन के लिए पाकिस्तान से ट्रेनिंग देकर भारत भेजा गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने अफगानिस्तान में अल-कायदा और तालिबान के साथ IED बनाने की एडवांस ट्रेनिंग ली थी। और ये भारत में घुसा कैसे? उसी रिकवर हुए डेटा से पता चला कि उमर अप्रैल 2018 में जम्मू के सांबा सेक्टर से घुसपैठ करके भारत आया था। और वो खाली हाथ नहीं आया था। नहीं, वो अपने साथ RDX और दूसरे हाई ग्रेड विस्फोटक भी लाया था। कश्मीर में वो इद्रीस भाई के कोड नेम से ऑपरेट कर रहा था। और उसी ने आदिल अहमद डार जैसे स्थानीय लड़कों को भड़काया होगा। हाँ, उसी ने उन्हें ब्रेन वॉश करके आत्मघाती हमलावर बनने के लिए तैयार किया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है। इतना बड़ा मास्टरमाइंड, इतना ट्रेंड, उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? कौन सी गलती? ये फोन वाली। उसके पाकिस्तानी हैंडलर्स ने उसे बार बार कहा होगा कि ऑपरेशन के बाद फोन को नष्ट कर दे। ये तो आतंकवादियों के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। उसने फोन अपने पास रखा ही क्यों? ये इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है, और ये दिखाता है कि कितनी भी बड़ी साजिश क्यों ना हो, एक छोटी सी इंसानी गलती उसे तबाह कर सकती है। उमर ने प्रोटोकॉल तोड़ा क्योंकि वो प्यार में पड़ गया था। क्या? एक आतंकवादी मास्टरमाइंड और प्यार में? ये क्या बात हुई? हाँ, उसी फोन के डेटा से पता चला कि उमर पुलवामा की ही एक स्थानीय लड़की इंशा जान के साथ रिश्ते में था। अच्छा। वो उससे बात करने के लिए, चैट करने के लिए उसी फोन का इस्तेमाल करता था, और यही उसकी सबसे घातक, सबसे जानलेवा गलती साबित हुई। ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लग रहा है। तो क्या इस लड़की इंशा कभी साजिश में हाथ था? जांच में सामने आया कि इंशा जान और उसके पिता तारिक अहमद शाह ने ही उमर और दूसरे आतंकवादियों को अपने घर में पनाह दी थी। मतलब उनका घर ही आतंकियों का अड्डा बना हुआ था? हाँ, और ये वही घर था जहां हमले से ठीक पहले आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार ने अपना वो आखिरी वीडियो रिकॉर्ड किया था। वही वीडियो जो बाद में जैश ने जारी किया था। जी। उस एक फोन ने तो पूरी गुत्थी सुलझा दी। क्या उससे बम बनाने के तरीके के बारे में भी कुछ पता चला? हाँ, और जो पता चला वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। पता चला कि RDX के साथ साथ बम में अमोनियम नाइट्रेट, जेलेटिन स्टिक्स और एल्यूमिनियम पाउडर का भी इस्तेमाल किया गया था। लेकिन सवाल ये था कि इतनी बड़ी मात्रा में ये केमिकल्स खरीदे कहाँ से गए बिना किसी की नजर में आए? इसका जवाब उसी फोन में ही था। चैट्स में? बिल्कुल। चैट से पता चला कि शक से बचने के लिए इन केमिकल्स को एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से ऑर्डर किया गया था। रुकिए,
आप ये तो नहीं कह रही कि अमेज़न? जी हाँ, अमेज़न। वाइजॉल इस्लाम नाम के एक व्यक्ति ने अपने अमेज़न अकाउंट का इस्तेमाल करके ये सारे केमिकल्स और दूसरा सामान जैसे बैटरी और तार वगैरह सब ऑनलाइन ऑर्डर किया। तो ये आज के दौर के आतंकवाद का एक भयानक चेहरा है। बिल्कुल, वो हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजों के पीछे छिपकर अपना काम कर रहे हैं। और सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज होगा? बहुत बड़ा। लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन के बीच ऐसी कुछ खरीदों को पकड़ना लगभग नामुमकिन है। तो सामान आ गया, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद पुलवामा में ही शाकिर बशीर नाम के एक दूसरे ओवरग्राउंड वर्कर के घर पर आईईडी को असेंबल किया गया। उमर खुद आईईडी एक्सपर्ट था, तो उसने अपने हाथों से वो बम तैयार किया और गाड़ी में फिट किया। हाँ, कार की पिछली सीटें हटाई गईं और उसमें 200 किलो से ज्यादा विस्फोटक के कंटेनर फिट किए गए। और फिर उन्होंने हमले के दिन का इंतजार किया। जी, उन्होंने कई दिनों तक हाईवे की रेकी की। खराब मौसम उनके लिए एक मौके की तरह आया। उन्हें पता था कि जब कई दिनों बाद हाईवे खुलेगा तो काफिला बहुत बड़ा होगा और उसे टारगेट करना आसान होगा। 14 फरवरी को आदिल अहमद डार ने अपना वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया और फिर वो मौत की गाड़ी लेकर हाईवे की तरफ निकल पड़ा। और फिर वो हुआ जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। जैसे ही काफिला नजदीक आया, आदिल ने कार को बस से भिड़ा दिया। साजिश कामयाब हो गई थी, 40 जानें चली गई थीं, लेकिन मास्टरमाइंड अपनी एक गलती की वजह से पीछे सबूतों की एक पूरी कहानी छोड़ गया था। तो ये तो हुई जांच के बाद। हमला हुआ, देश ने अपने 40 बहादुर जवान खोए, लेकिन इसके बाद भारत ने जो किया उसकी उम्मीद शायद दुश्मन को भी नहीं थी। बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ जांच की नहीं बल्कि जवाब की भी है। हमले के सिर्फ 12 दिनों के अंदर 26 फरवरी को इंडियन एयरफोर्स ने सीमा पार की और पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर जैशे मोहम्मद के सबसे बड़े ट्रेनिंग कैंप पर एयर स्ट्राइक कर दी। ये तो सैन्य जवाब था, लेकिन जमीन पर कश्मीर में उन साजिशकर्ताओं का क्या हुआ? उनका भी हिसाब हुआ। एनआईए और सुरक्षा बलों ने एक एक को ढूंढ निकाला। मास्टरमाइंड उमर फारूक मार्च 2019 में एक इनकाउंटर में मारा गया। और बाकी आईडी बनाने में मदद करने वाला पाकिस्तानी आतंकी इस्माइल अलवी उर्फ लंबू और कार खरीदने वाला सज्जाद भट्ट ये भी बाद के ऑपरेशंस में मारे गए। इंशा और उसके पिता समेत साजिश में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। और कानूनी तौर पर एनआईए ने इस केस में 13,500 पन्नों की एक विशाल चार्जशीट दायर की, जिसमें पाकिस्तान की भूमिका के इतने ठोस सबूत थे कि वो इनकार नहीं कर सकते थे। जैसे कि उमर के पाकिस्तानी फोन नंबर, उसके हैंडलर्स के साथ चैट्स और जैश के लीडर्स से बातचीत के सबूत, सब कुछ। तो आज हमने देखा कि कैसे एक ऐसा हमला जिसे आतंकी अपनी परफेक्ट विक्ट्री मान रहे थे, वो असल में उनकी सबसे बड़ी हार में से एक बन गया। एक ब्लाइंड केस से शुरू हुई जांच ने न सिर्फ एक गहरी और जटिल साजिश का पर्दाफाश किया, बल्कि दुश्मन को घर में घुसकर जवाब देने की नींव भी रखी। ये केस इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे पुराने जमाने की पुलिसिंग, मतलब एक एक सुराग का पीछा करना, और आज की आधुनिक तकनीक जैसे डेटा रिकवरी और डिजिटल फोरेंसिक्स, जब ये दोनों साथ मिलकर काम करती हैं तो सबसे मुश्किल केस भी सुलझाए जा सकते हैं। पुलवामा हमले ने देश को झकझोर दिया था, लेकिन इसने हमें एकजुट भी किया। उन 40 जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। नहीं, इसने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को हमेशा के लिए बदल दिया। जीरो टॉलरेंस सिर्फ एक शब्द नहीं रहा, बल्कि एक हकीकत बन गया। और शायद सोचने वाली बात यह भी है कि ये कहानी सिर्फ जांच और बदले की नहीं है। ये इस बात की भी कहानी है कि कैसे नफरत और कट्टरता के एक विशाल नेटवर्क को एक बहुत ही बुनियादी इंसानी भावना यानी प्यार ने मात दे दी। अगर उमर फारूक ने वो गलती ना की होती तो शायद ये केस आज भी अनसुलझा होता। ये कहानी उस दिन की थी जब देश रोया था, पर साथ ही ये दुश्मन के लिए एक स्पष्ट संदेश भी था कि नया भारत छेड़ता नहीं है, पर अगर कोई छेड़े तो उसे छोड़ता भी नहीं है।